Good morning, dear students. This is Ashish Patel, chemistry faculty. So today I will start the equilibrium chapter. Equilibrium. So सभी लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, राइट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री from physical chemistry. In NCERT it is a single chapter, but in case of competition it has two chapters. First one is chemical equilibrium and second is ionic equilibrium. Okay guys, so I will start the chemical equilibrium. Chemical equilibrium. Okay, so first of all, what is the importance of this chapter in JEE as well as NEET? So each and every year one question always find from the equilibrium. In case of ionic equilibrium, also in case of chemical equilibrium. Okay, so it is a most important chapter. तो सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा इसको. तो फर्स्ट ऑफ स्टार्ट फ्रॉम द व्हाट इज इक्विलिब्रियम. तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम, हाउ कैन वी डिफाइन इट? तो इक्विलिब्रियम द बेसिक मींस है ऑल फोर्सेज आर इन बैलेंस कंडीशन इन केस ऑफ फिजिक्स. जैसे सपोज दिस इज डस्टर इन माय हैंड, तो ये आपका इक्विलिब्रियम में है. हाउ टू ऑब्जर्व? बिकॉज दिस इज स्टैटिक कंडीशन, ये आपका मूवमेंट नहीं कर रहा है. स्टैटिक कंडीशन में इसमें सारे फोर्स बैलेंस है, लाइक एज ग्रेविटेशनल फोर्स, लेफ्ट राइट. ठीक है, तो इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. तो इक्विलिब्रियम मींस देखो लाइक ए ऑब्जेक्ट, इसको हमने टेबल पे रख दिया है. एक ऑब्जेक्ट है, टेबल पे रखने के बाद देखो तो ये आपका बैलेंस है. इसमें लेफ्ट से जो फोर्स लग रहा है, राइट से जो फोर्स लग रहा है और नीचे से जो जी लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सारे फोर्स बैलेंस हैं. मींस ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड. ओके, इट इज क्लियर नाउ. ओके, so it is known as static equilibrium. ये आपका static equilibrium. Okay, in second case if we take a bucket, हमने एक बाल्टी ली, सिंपल सी बात है, एक बाल्टी ली, इसमें एक टैप लगा दिया जिससे वाटर इनलेट हो रहा है. ये आपका वाटर इनलेट हो रहा है. बाल्टी का तो जानते हो ना, सबके घर में बाल्टी है, पानी डालते हो, टैप से नहीं हो रहा है. और यहाँ पे एक छोटा सा हमने बोर कर दिया, ठीक है, इससे आउट हो रहा है, वाटर इन हो रहा है, वाटर इन, और यहाँ से वाटर आउट. और हमने ऑब्जर्व किया, ध्यान समझिए, ऑब्जर्व किया कि जो वाटर लेवल है, क्या ऑब्जर्व किया? वाटर लेवल इज कांस्टेंट. इसका रीजन क्या है? क्योंकि रेट ऑफ इनलेट ऑफ वाटर इज रेट ऑफ आउटलेट ऑफ वाटर. मींस जो जिस रेट से वाटर इन हो रहा है equal to rate of outlet of water. मींस जिस रेट से वाटर इन हो रहा है उसी रेट से आउट हो रहा है. मींस अगर सपोज दैट जो वाटर इन हो रहा है इसको हमने ले लिया, क्या ले लिया? फॉरवर्ड डायरेक्शन.
तो व्हाट इज रिएक्शन? रिएक्शन इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब अकॉर्डिंग डायरेक्शन दो टाइप की रिएक्शन होती है। ठीक है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। तो यहाँ डायरेक्शन की रिस्पेक्ट मैंने लिया है नाउ। तो यहाँ पे दोनों का रेट बराबर है, मतलब फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, इसलिए इक्विलिब्रियम में है, इसलिए इसका वाटर लेवल कांस्टेंट है। ओके, या फिर एक अच्छा सा एग्जांपल, तो यहाँ तक समझ में आया, रेट ऑफ इनलेट ऑफ वाटर इक्वल टू रेट ऑफ आउटलेट ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा स्टैटिक नहीं है, इट इज ए पार्ट ऑफ डायनामिक। यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम है। क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? डायनामिक, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, सपोज दैट। ओके, ये क्या स्टैटिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम पार्ट है। ओके, तो इक्विलिब्रियम हैज टू टाइप्स, स्टैटिक एंड डायनामिक। अब एक से मैं रफ करने जा रहा हूं, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, सो गाइस, ये आपका करेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज द स्टैटिक equilibrium and second is the dynamic equilibrium। देखो इसके भी दो टाइप है, इसके भी दो टाइप है। फर्स्ट वन इज द केमिकल, और हमें यही पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड सेकंड इज द फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम, इसको शॉर्ट में इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ओके, ऑलराइट, दिस प्रॉब्लम ये हमको पढ़ना है, दिस इज द चैप्टर नेम, केमिकल इक्विलिब्रियम। और फिजिकल इक्विलिब्रियम एग्जांपल समझ लो, जैसे H2O वाटर है, ये कन्वर्ट हो रहा है H2O गैस, मतलब जो वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इस पॉइंट क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट क्या बोलते हैं लोग? बॉइलिंग पॉइंट। ये तुम्हारा एग्जांपल किसका आ जाएगा? लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम, ये फिजिकल में आ जाएगा। ओके, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको ये पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने I2 ले लिया, इस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, जब कोई सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ओके, इट्स ऑल राइट। नाउ कम टू द केमिकल इक्विलिब्रियम। आई होप यहां तक सारा कुछ क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं बताया मैंने। डायनामिक के टू पार्ट, केमिकल और फिजिकल। फिजिकल को एग्जांपल दे दिए मैंने, और केमिकल को एक्सप्लेन करेंगे आप। ओके, तो यहां तक आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ अब कंडीशन है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम, तो केमिकल equilibrium, it is a state of reaction where temperature, pressure, density and concentration मीन्स फिजिकल जो क्वांटिटी है,
इज कांस्टेंट। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें फिजिकल क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, तो वो क्या कहता है? केमिकल इक्विलिब्रियम कहता है। क्या कहता है? केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो रिएक्शन सारी रिएक्शन आपको केमिकल इक्विलिब्रियम शो नहीं करेंगे, तो देयर आर कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है, देयर आर फ्यू स्पेसिफिक रिएक्शन व्हिच शोज द केमिकल इक्विलिब्रियम। उसमें फर्स्ट रिएक्शन आपका रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो रिएक्शन कौन कौन सी दो शो करेंगे? तो अगर हमने ले लिया रिवर्सिबल रिएक्शन, ये आपका इक्विलिब्रियम शो करेगा केमिकल इक्विलिब्रियम को, और इरिवर्सिबल रिएक्शन ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम को शो नहीं करेगा, डज नॉट शो द केमिकल इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, एक्सप्लेन करते हैं इन दोनों रिएक्शन, इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा समझेंगे। आई होप यहां तक क्लियर है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज रिवर्सिबल? तो बाय नेम रिवर्स मींस होता है जो कि फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड वो डायरेक्शन मूव करेगा। इरिवर्सिबल दैट डज नॉट रिवर्स, इसको रिवर्स नहीं कर सकते, ओनली इन वन डायरेक्शन, इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक्सप्लेन करता हूं, दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। यहां तक कोई डाउट? ओके, सो डिफरेंस देखो, इधर आपका रिवर्सिबल है, इधर आपका इरिवर्सिबल। ओके, तो व्हाट इज द रिवर्सिबल? proceed in both directions, proceed in both directions, proceed in one direction, ये क्या हो जाएगा? proceed in one direction। ओके, इसको जैसे मान लिया मैंने लिया A, दिस इज साइन ऑफ रिवर्सिबल। किसी भी रिएक्शन में अगर साइन लगा है तो इसका बेसिक मींस क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। A goes to B, दिस इज ओनली वन डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन रिएक्शन, उसे बोलते हैं इरिवर्सिबल। ओके, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं होता है, मतलब नॉट कंप्लीट का बेसिक मींस ऑल रिएक्टेंट डज नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, सारे रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्ट प्रोडक्ट में नहीं होते, इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट ऑल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ओके, अब देखो, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं इरिवर्सिबल का। तो इसमें लाइक एज कंबशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, दीज आर कॉल्ड द इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये सारी इरिवर्सिबल में है। पहला प्रेसिपिटेशन, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो AgNO3, तो AgNO3 हो जाएगा आपका सिल्वर नाइट्रेट। क्या हो जाएगा आपका? सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, दिस गिव्स द AgCl प्लस NaNO3। ओके, AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पे ये आपका PPT है। PPT का बेसिक मींस होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस,
दैट फाउंड इन प्रोडक्ट। ये आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस। दूसरी रिएक्शन कंबस्टन रिएक्शन, देखो तो कंबस्टन रिएक्शन की पहचान क्या है? किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप बर्न करेंगे तो ऑलवेज क्या बनेगा? ऑलवेज हम CO2 एंड H2O, या आप नोट कर लीजिए। इसके बाद रिएक्शन आपको बैलेंस करना है। ओके, तो कंबस्टन रिएक्शन का एग्जांपल आ जाएगा कार्बन प्लस O2। कार्बन ऑलवेज टेकिंग ग्रेफाइट फ्रॉम दिस इज कॉल्ड द CO2 गैस प्लस A। तो इसमें सारी रिएक्शन आ जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आ जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन। ओके, नाउ कम टू द रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें कुछ एग्जांपल है, समझ बहुत ही आसान। फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, जब ये साइन मिलेगा, ध्यान रखना इसको, जब भी ये साइन मिलेगा तो आपको ध्यान रखना क्या, दिस इज कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन। ये PCl3 प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। ओके, एंड ये सब डीकंपोजिशन रिएक्शन है। देखो जैसे हैबर प्रोसेस का नाम सुना ही होगा, अमोनिया फॉर्मेशन, तो दिस इज 2NH3। ओके, या फिर H2 प्लस I2 विद द 2HI। These are called reversible reaction। और in case of reversible reaction always found the chemical equilibrium। तो इन सभी में आपको क्या मिलेगा? केमिकल इक्विलिब्रियम मिलेगा। इट्स ऑल राइट, यहां तक क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट, अब इनको शुरू करना है रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, चलिए मैं इसको रख देता हूं। Okay, so come to the what are the condition of chemical equilibrium। तो chemical equilibrium कंडीशन क्या क्या है, इसको समझना है। तो chemical equilibrium कंडीशन, तो पहली कंडीशन यही रहेगी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। क्या रहेगा? जब आपका केमिकल अटेन होगा उस पॉइंट पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्शन होता है, ठीक है, इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया ना? तो लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन,
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मान लीजिए आपका ये है ए गोज टू बी, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या कहता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आरबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट इसमें चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिए, इसमें रिएक्टेंट ये, इसमें रिएक्टेंट ये। फॉरवर्ड की बात करेंगे तो ए रिएक्टेंट, बैकवर्ड की बात करेंगे तो बी रिएक्टेंट। बोर तो नहीं हो रहा ना? कंफर्टेबल? ओके। सो अब एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है? दोनों बराबर हो जाएंगे। एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। इनको मुझे अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो Rf इक्वल टू Kf इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A, Rb इक्वल टू Kb कंसंट्रेशन ऑफ B। ऑलराइट, दोनों को हमने रेट फाइंड कर लिया। यहां तक क्लियर? नाउ अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस इज योर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको हमने अप्लाई किया, मजे के साथ पढ़ाई कर रहे हो, आनंद के साथ पढ़ाई करो। एक स्टोरी बताते हैं, सब मोटिवेशन करते हैं। देखो, एक बार दादाजी थे, मतलब दादाजी अपने नाती के साथ खेल रहे थे। दादाजी ग्रैंड फादर और नाती मतलब ग्रैंड चाइल्ड। तो दादाजी ने अपने ग्रैंड चाइल्ड को कुछ लेसन सिखाने के लिए उसने कहा कि 2 पौधे लेकर आए बाहर से। 2 पौधे दादाजी लेके आए और बच्चे से पूछा, बताइए इसमें से कौन सा पौधा बड़ा होगा और कौन से फल होंगे, कौन सा पौधा वृक्षदार होगा। तो बच्चे ने कहा, ये डिपेंड करता है। अब देखो, तो दादाजी ने कहा ठीक है, एक पौधे को हम लगाते हैं घर के अंदर, एक पौधे को लगाते हैं बाहर। समझने में बात है? अब बताइए, दादा ने फिर से क्वेश्चन पूछा कि अब ये बताइए कौन सा पौधा अच्छे से ग्रो करेगा, कैसे फल होंगे। तो बच्चे ने जवाब दिया, अंदर वाला पौधा, क्योंकि वो घर के अंदर है, सेफ है, उसको पानी देंगे, सब कुछ रहेगा। ठीक है? तो दादा ने कहा ठीक है, मैं इसको 2 साल बाद बताऊंगा। तो 2 साल बाद फिर से दादाजी ने वही बताया, मैं ग्रैंड चाइल्ड को बुलाया, बताया। अब बताइए कौन सा पौधा ग्रो कर चुका है। जब देखा तो जो बाहरी पौधा था वो अच्छा हरा भरा था, अंदर वाला पौधा सूख गया, क्योंकि अंदर ना तो उसको धूप मिल रही थी, ना तो उसको ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी। ठीक है? भले उसको वाटर आप डेली डाल रहे थे। ठीक है? तो बाहर वाले पौधे में क्या, उसने बुराइयों से लड़ना सीखा, मतलब आंधी तूफान बरसात धूप ये सब कुछ झेला, तो उसके अंदर मजबूती आ गई। ओके, तो इस कहानी से मुझे यही इतना लेसन मिलता है कि कभी भी प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, ऑलवेज फॉलो करो। ठीक है? फेलियर इज द स्टेप ऑफ सक्सेस। फेल होना क्या है? एक नेक्स्ट स्टेप है सक्सेस पाने का, क्योंकि फेल होने के बाद क्या मिलता है? सक्सेस ही मिलती है। ओके, सो गाइस, कम टू द पॉइंट। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? Rf इक्वल टू Rb, वैल्यू पुट कर देंगे तो Kf Kb। ओके, 1 मिनट चेक कर लो। ओके, सो गाइस, इस पॉइंट पे अब देखो
क्या बोल दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने साइन लगाया है ये, इसको समझना है। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्टिव मास। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एक्टिव मास? एक्टिव मास मीन्स मास ऑफ सब्सटेंस व्हिच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। एक्टिव कंडीशन में उसे क्या बोलेंगे, एक्टिव मास बोलेंगे। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं मोल पर लीटर में, आल्सो नोन एज कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, कंसंट्रेशन। ये आपका कंसंट्रेशन रहेगा, मतलब मोलैरिटी। ओके, ये आपका मोलैरिटी रहेगा। ओके, तो इसको पार्शियल प्रेशर में भी डिफाइन करेंगे। दूसरा इसका पार्शियल प्रेशर होता है। क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। अच्छा, पार्शियल प्रेशर कब आएगा, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसमें रहेगा, गैस में रहेगा, ठीक है। अगर सॉल्यूशन में तो कंसंट्रेशन आ जाएगा, सॉल्यूशन में तो मोलैरिटी आएगा। पार्शियल प्रेशर कब आएगा, जब गैस की कंडीशन रहेगी। इट्स ऑल राइट, ऑल क्लियर नाउ। ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड, या तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन लगाते हैं। देखो छोटा सा क्वेश्चन ये है, if 12 ग्राम of carbon and 12 ग्राम of carbon and 32 ग्राम of oxygen, यहाँ पे क्रॉस चेंज कर दो। एक्चुअली क्या है, हमने ले लिया कि 14 ग्राम ऑफ N2 एंड 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टेकन। ओके, इन 2 लीटर solution, then find active mass of nitrogen and hydrogen। तो एक्टिव मास आपको फाइंड करना है। तो एक्टिव मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, देखो, तो एक्टिव मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चलो, तो वी नो दैट एक्टिव मास मतलब ये सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहां से कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन डिफाइन करेंगे मोल पर लीटर में। किस में डिफाइन करेंगे, मोल पर लीटर में। तो हमने क्या डिफाइन किया, देखो, तो कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, तो मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो जाएगा मोल पर लीटर में रहेगा, तो मोल कितना है, तो मोल निकालना है। हाउ टू फाइंड मोल, तो मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो मोल निकालना है, मोल के 3 फॉर्मूले, ठीक है। गिवन वेट अपॉन मोलर मास, सेकंड क्या होता है, गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4 इन STP,
स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इफ नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय Na। Na मींस एवोगाड्रो नंबर्स, जिसका वैल्यू है 6.022 × 10⁻23। ओके, यहाँ पे वेट गिवन है तो वेट अपॉन मोलर मास, तो 14 डिवाइड बाय N2 का मोलर मास कितना बनेगा 28। वॉल्यूम कितना है लीटर में 2। इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2 × 2 मतलब 4 मतलब 0.25। तो इसका कितना आ गया कंसंट्रेशन, N2 कंसंट्रेशन कितना आ गया 0.25। इट्स क्लियर। अगेन इधर लगाता हूं कंसंट्रेशन ऑफ H2। तो आपको H2 कंसंट्रेशन निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोल निकालो, तो हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट 4 ग्राम, तो 4 डिवाइड बाय मोलर मास 2 इनटू डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा मोल पर लीटर। तो ये किसमें आ गया मोल पर लीटर, ये किसमें आ गया मोल पर लीटर। यहां तक पॉइंट क्लियर? एनी डाउट? तो कंसंट्रेशन निकालने का सिंपल फंडा है मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ओके, तो ये आपका हो गया एक्टिव मास फाइंड करने का तरीका। इट्स ऑलराइट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, समझ में आया सभी को? एक्टिव मास मींस कंसंट्रेशन इन केस ऑफ अगर सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम बाय द ग्राफ। तो ग्राफ के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इक्विलिब्रियम को मैं बताता हूं, ठीक है? 1 मिनट, ओके, नो प्रॉब्लम। तो इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेशन, तो पहला रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा ग्राफ के द्वारा। तो ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन ही करना है, ठीक है? तो मैं आपको कंडीशन बताई है, क्या कंडीशन बताई? डिवाइस को माइंड लगाओ, आ जाएगा आ जाएगा, आ गया? ओके, सो फर्स्ट कंडीशन वाज रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, अभी कुछ देर पहले बताया। सेकेंड आपको मैंने बताया कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट विल बी कांस्टेंट। जिस पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाएगा वही पॉइंट क्या कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। तो ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए हमने एक ले लिया PCl5 रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2, ये गैस गैस एंड गैस। इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम शो करेगा इसके लिए। तो सबसे पहले ग्राफ में फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड द y एक्सिस x एक्सिस। तो y में हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया, क्या लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन, और x पे हमने क्या लिख दिया टाइम, क्या लिख दिया टाइम। यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है, किस रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, किसमें ड्रा करना है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। चलिए अब जरा सोचिए, थोड़ा सा माइंड सेट कीजिए कि शुरुआत में सिर्फ रिएक्टेंट रहेगा और रिएक्टेंट का रेट रहेगा, क्योंकि ये धीमे धीमे क्या होगा कि PCl3 Cl2 में ब्रेक होगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही PCl3 और Cl2 बन गया क्या होगा फिर से एसोसिएट होकर PCl3 में बनना स्टार्ट कर देंगे। पॉइंट समझे? तो शुरुआत में बहुत तेज से रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन क्या होगा डाउनवर्ड आएगा। दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन।
अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि PCl3 और Cl2 जो है फिर से एसोसिएट होके PCl5 में बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही बना रिवर्सिबल प्रोसेस लग गया तो रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा बैकवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो बैकवर्ड नीचे से स्टार्ट होगा और फॉरवर्ड ऊपर से आएगा। तो बैकवर्ड इंक्रीज हो रहा है, बैकवर्ड इंक्रीज, फॉरवर्ड बैक डिक्रीज, दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे। जिस पॉइंट पे मिलेंगे यही मिलन बिंदु, दिस इज द मीटिंग पॉइंट। यही आपका मीटिंग पॉइंट क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम। यही क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। आसान है कि नहीं? मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रहेगा, ये ब्रेक होगा PCl3 और Cl2 में। ओके, अगेन आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि PCl3 और Cl2, मान लीजिए शुरुआत में इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे ब्रेक हुआ। ठीक है, देखो शुरुआत में मान लीजिए इसका 2 मोल था, इनिशियल से तक 2 मोल था, T बराबर 0 पे। ठीक है, तो ये 0 0 रहा होगा, शुरुआत में प्रोडक्ट 0 रहेगा ना, दिमाग लगाइए। आफ्टर टाइम T मान लीजिए कितना 1 मोल बच गया, ब्रेक होने के बाद ये कितना बन जाएगा 1 मोल, और 1 मोल बच गया मतलब बन गया। जैसे ही इसका 1 मोल बना तो रेट ऑफ बैकवर्ड स्टार्ट हो जाएगा, और रेट ऑफ बैकवर्ड ये रहा। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही स्टार्ट होगा क्या होगा, इस पॉइंट पे ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे मिल गए, यही क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इट्स ऑल राइट, यहां तक कोई डाउट? मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट पे, और इसका और अच्छा लगेगा। ये तो समझ गए हैं पहला। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट से होगा क्या कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ओके, सेकंड रिप्रेजेंटेशन मैं इसको रख करता हूं। सेकंड रिप्रेजेंटेशन को मजा आ रहा है, कोई टेंशन तो नहीं, पानी वानी पी के आराम से बैठो मजे के साथ। ठीक है, क्लास धुआंधार होना। देखो सेकंड है कि सेकंड कंडीशन, ऑल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ए प्रोडक्ट विल बी कांस्टेंट। जिस पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाएगा, ऑल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जिस पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाएगा मतलब चेंज नहीं होगी, वही पॉइंट क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। इसको समझने के लिए चलिए हमने एक एक्शन लिख लिया, N2 + 3H2 रिवर्सिबल टू H3। दिस इज कॉल्ड हैबर प्रोसेस। इसके द्वारा अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड हैबर प्रोसेस, अमोनिया फॉर्मेशन। अमोनिया की जानते इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ओके, तो ये तुमको पता होना चाहिए कि जिस कंट्री में H2SO4 HCl का प्रोडक्शन या कंज्यूम सबसे ज्यादा होता है, वो इकोनॉमिकली क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्यों कि H2SO4 HCl NH3 these are basic compound for the formation of product। हमारे इंडिया में गुजरात में है, ठीक है, बहुत वहाँ पे केमिकल जो भी केमिकल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। चलिए इसको बताते हैं कैसे होता है। तो देखो, तो यहाँ पे ग्राफ बनाया हमने, ये आपका टाइम है और ये आपका कंसंट्रेशन। क्या है आपका कंसंट्रेशन। तो शुरुआत खुद सोच के शुरुआत में क्या रहेगा, N2 और 3H2 रहेगा सिर्फ।
t बराबर 0 पे मान लीजिए h2 आया और फिर h2 आया। ऐसे मैंने क्यों किया? क्योंकि जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी ना तो इसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम NH3 बन जाएगा और जैसे NH3 बना फिर से ब्रेक होके N2 और CH2 में शुरू हो जाएगा। अब देखो ये NH3 बन गया, ये ब्रेक होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये जाते जाते इस पॉइंट पे इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, देखो। तो इस पॉइंट पे तो ये वाले पॉइंट क्या कह रहा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आपका क्या है? N2, ये आपका क्या है? H2 है, ये आपका क्या है? NH3। जिस पॉइंट पे तीनों का कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो गया वही पॉइंट क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने ये किया, ये भी हो सकता है, जैसे हमने रिएक्शन किया A goes to B, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए बनाते हैं, तो यहाँ पे रिएक्टेंट A है, प्रोडक्ट क्या है? B। तो कंसंट्रेशन हमने ले लिया, ठीक है, y एक्सिस पे, और टाइम ले लिया x एक्सिस पे, ओके। अब देखो तो क्या होगा सोच के बताइए। शुरुआत में A रहेगा, ये डिक्रीज होगा कंसंट्रेशन इसका, हो सकता है कुछ ऐसे आए और B कुछ ऐसे आए, ठीक है। इसके बाद दोनों क्या होगा? कांस्टेंट हो गए। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे कांस्टेंट है, ये आपका इक्विलिब्रियम है। क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। मेरी बात को समझना, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है। अगेन अगर हमने एक ग्राफ और ड्रा कर लिया, एक ये हो गया, हो सकता है एक ये हो गया, ठीक है। हो सकता है कि कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल हो जाए, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ये भी कंसंट्रेशन ऑफ A है, ये कंसंट्रेशन ऑफ B है, ये कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B है, ठीक है। कोई समस्या? तो दिया थ्री ग्राफ, याद रखना इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम नहीं है, ये इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है क्योंकि इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट पे स्टार्ट होता है, यहां से इक्विलिब्रियम, जहां से कांस्टेंट हो जाएगा। ये नहीं कि आपने ग्राफ मिला दिया तो हो गया, भूल जाइए, ओके। इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, जेईई 2020 का क्वेश्चन है, देखो इस पे क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जेईई 2020 क्वेश्चन, इसी ग्राफ पे है। तो ग्राफ समझ में आ गया? क्लियर? एक क्वेश्चन ले लो, जेईई 2020 क्वेश्चन है, तो ग्राफ समझ में है तो दो कंडीशन बताइए। क्वेश्चन लिख लेगा, फाइंड द इक्विलिब्रियम A रिवर्सिबल टू B। क्वेश्चन फाइंड द इक्विलिब्रियम A रिवर्सिबल टू B, ठीक है। वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्वेश्चन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वर्सेस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज गिवन। जेईई 2020 मेंस का क्वेश्चन, ओके। तो आप क्या ऑप्शन में ले रहे हो? पहला ऑप्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, पहला ऑप्शन आपका रहेगा 20, ये आपका गया जी। और
डायरेक्शन मान लिया इन्होंने बी। ध्यान समझना, रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या रेट किया ए, तो रेट ऑफ बैकवर्ड क्या रेट किया बी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड वाला रेट ऑफ बैकवर्ड, ये ऑप्शन है 2020 के क्वेश्चन में। तो यहां से एक दूसरा ग्राफ दे दिया, ठीक है, एक थर्ड ग्राफ दे दिया। ठीक है, सब रेट ऑफ रिएक्शन के हैं। अब ये है आपका टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज योर टाइम। तो यहां पर भी ए दिया है बी दिया है। ए और बी क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और यहां पे ये स्टार्ट हुआ और ये आपका तो रेट ऑफ रिएक्शन, ये टाइम, ये ए ये बी है। चलिए बताइए पार्ट में द आंसर, दिस इज योर क्वेश्चन ऑप्शन डी 2020 जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम कंडीशन में दो आपको कंडीशन बताइए। पहली, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, एंड सेकंड एट दैट पॉइंट कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। तो यहां पे कौन सा लग रहा है, सोचिए, यहां पे लग रहा है फर्स्ट, जिस पॉइंट पे रेट बराबर हो जाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। इस प्रकार हमारे 4 नंबर पक्के हुए, ठीक है। इस प्रकार हमारे 4 नंबर कंप्लीट हो गए। ये पॉइंट समझ में आया। ओके, सो आई होप यहां तक क्लियर हो गया तुम्हारा, मजा आ रहा है, टेंशन तो नहीं कुछ भी। अब देखो, इसको मैं रब कर देता हूं। देखो, अब आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, जो आपको बताया था उसको एक्सप्लेन और करते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको गिवन किया था गुलबर्ग एंड वेज के द्वारा। ओके, यहां पे हमने अगर ले लिया N1A प्लस N2B, M1A प्लस M2B, और ये सारा कुछ हमने ले लिया गैस, चलिए लगाते। चलो तो गैस की कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इसका Rf क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N1, जो भी कोफिशिएंट रहेगा पावर में जाएगा, और दोनों का R ये Km हो जाएगा, Rb कितना हो जाएगा Kb, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज करो, C और T, C ले लिया हमने, तो C में क्या आ जाएगा M1 और D में N। कोई डाउट, यहाँ पे हमने ले लिया
RF इक्वल टू RB, कभी कभी शुरू नहीं करा कंसंट्रेशन इनटू B की पावर n2 इक्वल टू KB m1 और B की पावर m2। यहां से KB निकाल दो तो क्या आ जाएगा, Km/KB इक्वल टू C की पावर m1 B की पावर m2 डिवाइड बाय A की पावर n1 और B की पावर n2। ठीक है, ये समझ में है। अच्छा, जैसे यूनिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट, ये सब कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन हमने क्या लिख दिया, कंसंट्रेशन की पावर m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया। ओके, इट्स ऑलराइट, यहां तक क्लियर हो गया।